नमस्कार, सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह, राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश। आरटीआई के 47 एपिसोड जारी हो चुके हैं और 47 एपिसोड में हमने आरटीआई के तमाम प्रश्नों के बारे में सैद्धांतिक जानकारी हमने दी है। स्वतंत्र रूप से भी अपने आरटीआई कार्यालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में भी बहुत सारे केस स्टडी के रूप में प्रस्तुत किए हैं। कई एक जो है बहुत अच्छी जानकारी लोगों के पास गई है। इसके अलावा दो मंडल हमारे पास हैं, गोरखपुर मंडल माने गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज और कुशीनगर, और इधर देवी पाटन मंडल में गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती। इन 8 जिलों पर 2 जिलों में 2 साल में करीब करीब हमने 3-4 बार दौरे किए हैं और जन सूचना अधिकारियों, अन्य अधिकारियों, विभाग प्रमुखों और पटल सहायकों के साथ जो है लंबी हमने बैठकें की। संबंधित जिलाधिकारियों के साथ भी, वहाँ के पुलिस प्रमुख के साथ भी हमने बैठकें की। एक प्रकार से पर्याप्त जानकारी लोगों के पास पहुँच गई है, लेकिन मुझे लगा कि एक आरटीआई में सूचना आयुक्त के नाते जो कुछ भी मैं कहता हूँ, सामान्य रूप से ये संदेश भी जा रहा है कि जन सूचना अधिकारियों को मैं सावधान कर रहा हूँ। ये सही है, मैं सावधान कर रहा हूँ, उनकी जानकारी बढ़ा रहा हूँ। और ऐसा लगता है कि मैं केवल जन सूचना अधिकारियों के पक्ष में बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं। दरअसल मैं शिक्षण और प्रशिक्षण का कार्य कर रहा हूँ। जो भी यह सूचना की दुनिया यूट्यूब चैनल देख रहे होंगे, उसमें से वो अपने लिए संदेश ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन आज मैं एक ऐसे शख्स के साथ बैठा हूँ जिनको आरटीआई के बारे में अगर हम कह सकते हैं तो इंसाइक्लोपीडिया है। इनका नाम है देवेश मणि त्रिपाठी। ये एमएससी है मैथमेटिक्स में, एलएलबी है और इन्होंने सोशियोलॉजी में एमए किया हुआ है। एक प्रकार से कहिए देवेश मणि त्रिपाठी 2009 में आरटीआई के संदर्भ में इन्होंने पहल की और अपना आरटीआई के संदर्भ में जो पहल की उसके बहुत अच्छे परिणाम आए हैं और लाखों रुपए की रिकवरी भी हुई है। और इनके जो 400-500 केस हैं, जैसा कि इन्होंने पहले अभी अनौपचारिक बातचीत में बताया, उसमें जो है 400-500 केस में से 250 से 300 केसेस में केवल दंड हुआ है और कई में प्रतिकूल प्रविष्टि हुई है, यानी 20-1 और 20-2 दोनों लगा है। तो आज मैं इनसे रूबरू होऊंगा और इनसे मैं पहले एपिसोड यानी इनके साथ बातचीत का जो पहला एपिसोड होगा वह सूचना पर होगा। सूचना क्या है, सूचना कैसे प्राप्त करनी चाहिए, आरटीआई एक्ट में सूचना के संदर्भ में जो संपूर्ण जानकारी है उसका गुणात्मक पक्ष, उसका ऋणात्मक पक्ष, दोनों पक्ष ये बताएंगे। देवेश जी, थोड़ा से जो 9 से लेकर के अभी 23 तक आपने आरटीआई के बारे में जो संघर्ष किया, एक प्रकार से आम आदमी की आवाज को आपने बुलंद किया, उसका थोड़ा सा अनुभव बताइए आप। उसके बाद हम लोग सूचना पर प्रकाश डालेंगे। सर निश्चित ही मैं अपनी बात इस पे शुरू करूं। मैं सबसे पहले यह धन्यवाद ज्ञापित करता हूं सर इस सिस्टम का कि आम आदमियों के लिए अगर कहा जाए हमारे देश में जितने नियम कानून हैं, अगर किसी कानून की बात की जाए तो आरटीआई एक ऐसा कानून है जो इस देश के प्रत्येक व्यक्तियों के लिए और सबसे महत्वपूर्ण कानून है। देश में केवल एक मानवाधिकार हनन को रोकने के लिए नहीं, अपितु भ्रष्टाचार, जो हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय भी कह चुका है, सभी लोगों ने कहा, जो भ्रष्टाचार इस देश की प्रगति में सबसे बड़ा बाधा है, उसके लिए आरटीआई जैसे महत्वपूर्ण कोई कानून अगर हम कहें, अभी तक आम आदमी को नहीं मिला। आम आदमी सीधे शासकीय कार्यों को देख सकता है। बात रही सर 2009 से, जब हम पहली बार आए, हमने देखा हमारे जनपद में, हम आज भी आकांक्षी जनपद में हैं। मैं आपके माध्यम से परिचय भी देना चाहूँगा महोदय कि मैं सिद्धार्थनगर से हूँ। सिद्धार्थनगर जो हमारी बुद्ध की धरती भी है, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज भी वो आकांक्षी जनपदों में, पिछड़े जनपदों में है। मैं उसे सर्विस में, मेरा सर्विस बाद आया तो हमारे जनपद की स्थिति ये थी कि एक आम व्यक्ति किसी ऑफिस में चला जाए, उसको कोई पूछने वाला नहीं, वर्षों तक उसके कार्य लंबित रहे। 2009 में पहली बार हमने कुछ आरटीआई लगाई थी, जो हमारे यहाँ ब्लॉकों से संबंधित है और कार से है। बाद में उसमें ऐसा लगा कि आरटीआई के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करें। तो आरटीआई तो मेरा एक चीज़ है, लेकिन उसके साथ लोगों को जागरूक करना और आरटीआई के बारे में बताना। और मेरा ये भी पक्ष नहीं रहा केवल आवेदक, मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट है आरटीआई जीवित रहे और आरटीआई लोग समझें। जिस दिन अधिकारी भी पूरा आरटीआई समझ लेंगे, मुझे लगता है सबसे बड़ी सफलता होगी। लेकिन आरटीआई की सफलता सर तब होगी
जब कुछ व्यक्ति नहीं, इस देश का जन समूह आरटीआई का उपयोग करने लगे, हर गांव से 2-4 आरटीआई निकले और जब वो करेंगे कि उनके कार्य कितने कार्य हुए, क्या कार्य हुए, उस दिन इस आरटीआई की सफलता होगी और देश में निश्चित ही भ्रष्टाचार पे और करप्शन पे हम 80% तक काबू इससे पा सकते हैं सर। 2009 के बाद विशेष रूप से सर आरटीआई मेरी कम रही, लेकिन जो स्थिति हमने 2009 में देखी थी, आज की स्थिति में बहुत परिवर्तन है। और आरटीआई कैसा परिवर्तन आपने 2009 में जैसे सर हाँ सबसे पहले जो आरटीआई एक्ट बनाया गया, आरटीआई एक्ट में एक जो महत्वपूर्ण भूमिका बहुत महत्वपूर्ण 2 चीज़ दी गई, कि इसको लीगल प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं ले जाया गया। लीगल प्लेटफ़ॉर्म का तात्पर्य सर ये है कि जिसमें ये टाइम टेकन ना हो, कि एक आदमी आता है आपके समक्ष और एक आवेदन करता है 30 दिनों में, इसका जो मूल उद्देश्य है 30 दिनों में आपको सूचना मिल जाए। इसीलिए इसको लीगल प्रोसेस में नहीं लिया गया कि तारीख पे तारीख, ऐसी व्यवस्थाएँ ना हो। तब इसीलिए विभागाध्यक्ष जो किसी भी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की गई कि आपकी लायबिलिटीज़ है कि आप अपने विभाग के निचले स्तर तक यह व्यवस्था बनाएँ और जन सूचना अधिकारी बनाएँ, जिससे आम आदमियों को कोई दिक्कत ना हो। और जन सूचना अधिकारी हमने कई बार देखा है और सुनवाइयों में देखा है, जन सूचना अधिकारी कभी-कभी ऐसे लोगों को नामित कर दिया जाता है, जो वास्तव में कार्यालय के निचले स्तर पे हो। जबकि आरटीआई एक्ट ये कहता है कि उस कार्यालय का कार्यालयाध्यक्ष अथवा उसके समकक्ष व्यक्ति हो जिसका आदेश सभी मानने को बाध्य हो। अगर उनके आदेश को मानने के लिए बाध्य ही नहीं होंगे तो सूचनाओं को डिस्क्लोज नहीं करा सकता। तो हमारा अनुभव सर सबसे पहला ये रहा कि शासन स्तर पर ही कहीं न कहीं आरटीआई का अगर हम कहें इससे लोग या तो दूर भगते हों या शासन स्तर पर इसको लेके बहुत गंभीर नहीं है। बल्कि निचले स्तर पर अगर देखा जाए तो उपस्थित होना और सारी चीज़ें हैं। परंतु इसका अगर क्रियान्वयन सही तरीके से कराया जाना है जैसा सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, अभी भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया, अभी कल न्यूज़पेपर में था कि भारत में आरटीआई की स्थिति बहुत खराब है। बहुत से हमारे वैकेंसीज़ आज भी पड़े हैं, झारखंड में है, कई जगह है। अभी सर अपने आयोग में देखिए 2 वैकेंसी आ रही, फरवरी में लगभग-लगभग हमारे वैकेंसी खत्म। तो स्थितियाँ विषम माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है। मैंने तो फरवरी में सभी सूचना आयुक्त रिटायर हो रिटायर हो जाएंगे, जाएँगे। मुख्य सूचना आयुक्त भी, सर माने आयोग खाली हो आयोग जाएगा। खाली हो जाएगा सर तो सबसे बड़ा दुष्परिणाम तो यही सामने आएगा कि अगर आयोग खाली हो रहा है तो कैसे कार्य जबकि सरकार का नहीं, दायित्व ये तो आयोग में सूचना आयुक्तों की एक प्रक्रिया होती है। अभी फरवरी तो मान लीजिए दूर है, सर तब तक समय से इनकी नियुक्ति हो भी सकती है। लेकिन मैं भी ये मानता हूँ कि अगर सूचना आयुक्तों के सभी पद नहीं भरे गए हैं, तो निश्चित तौर पर जो है आरटीआई में आरटीआई प्रभावित होती है और सूचनाएं देने और दिलवाने का क्रम भी प्रभावित बिल्कुल होता है। सर, ये हम इसलिए कह रहे हैं सर, इसको नियम भी है ऐसा बनाया गया 6 महीने पहले से प्रक्रियाएँ अपनाई जाए। जैसा सर आपसे तो सारी चीज़ें हैं, 2 पद के लिए 2 बार विज्ञप्ति निकाली गई, लेकिन पद आज तक वैकेंट है। अब 2 कोड का वर्डन कहीं न कहीं और कोर्टों पे पड़ा। इसका परिणाम कहीं न कहीं आवेदक सफ़र कर रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि शासन स्तर पे सरकार को चाहिए, अगर सरकार वास्तव में चाहती है कि पारदर्शितापूर्ण संचालन हो, तो शासन स्तर पर सबसे पहले कड़ाई से लागू करना चाहिए और जो निचले स्तर पे डिनाई हो रहा है या जो निचले स्तर पे पेंडेंसी हो रही है, उसकी समीक्षा की जाए। जैसा कि नियम भी है, हर 3 महीने पे समीक्षा होनी चाहिए, कितने आवेदन आए, कितने दंड लगे, दंड क्यों लग रहे हैं? अथवा सूचनाओं की तारीख क्यों बढ़ी अथवा सूचनाओं आवेदक क्यों आ रहा है? मैं एक चीज़ ज़रूर महोदय के माध्यम से बताऊँगा, इस हमारे देश में हमने तो कई जगह आरटीआई लगाई, सेंट्रल में सीआईसी के भी हैं और झारखंड के भी हैं, महाराष्ट्र के भी हैं। हमने एक चीज़ देखी प्रथम अपील अथॉरिटी जैसे विशेषकर उत्तर भारत में देखें, चाहे उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, ऐसे राज्यों में प्रथम अपीली अधिकारी कहीं न कहीं इसको एकदम इग्नोर कर दिया और प्रथम अपील स्तर पे अपीलों का निस्तारण न होने के कारण आयोग के समक्ष सबसे बड़ी ये तो पेंडेंसी हम लोग भी महसूस करते हैं कि प्रथम अपीली अधिकारी 99% मामलों में सुनवाई नहीं करता है। और मैंने अपनी बैठकों में इस बात को कहा कि प्रथम अपीली अधिकारी अगर ध्यान दे दें, तो आयोग में 50% केसेस कम हो सकते हैं। निश्चित सर, इस पे मैं माननीय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तय होनी चाहिए। अगर प्रथम अपीली अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करता, जैसे 19(6) में इनका प्रावधान किया गया, आप 30 दिनों में, इसमें 2 चीज़ें हैं, विस्तारित समय दिया गया। विस्तारित समय उस स्तर पे दिया गया कि कोई समय अंतरण के उपरांत है या कहीं से कलेक्ट करना है, ऐसी स्थिति में वो विस्तारित कर सकते हैं, लेकिन रीज़न देना होगा। अर्थात वो बाँड है कि 45 दिनों चलिए, मैं सर, उपधाराओं पर हम लोग बात सर, बाद में करेंगे। अभी तो हम इसको सीरीज के रूप में चलाएंगे सर, आपसी बातचीत को। सर, 20-25 मैं ये चाहता हूँ कि आरटीआई एक्ट के बारे में जनता के बीच में पूरी जानकारी जाए और स्पष्टता के साथ जाए। तो बिल्कुल। हम इसको आपसे जो बातचीत करेंगे, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि आप विशेषज्ञ हैं, कि आपके पास पर्याप्त जानकारी है, बहुत गहन जानकारी है
और प्रयोग भी आप उन जानकारियों का करते हैं। तो ये तो हम कई एपिसोड में करेंगे, धाराएँ, उपधाराएँ, उनका मतलब क्या है, उनकी उपयोगिता क्या है, आरटीआई की प्रासंगिकता क्या है, उपादेयता क्या है। हम दरअसल अब सूचना पर बात करते हैं बिल्कुल। कि आरटीआई में सूचना का मतलब क्या है? सबसे पहले सर सूचना अस्पष्ट है, एक शब्दों में अगर कहें जो जिसका डेफिनिशन किया गया है, जो भी सूचना किसी रूप में हो, अगर धारित है। आरटीआई में सर मैं एक चीज़ थोड़ा-सा जोड़ दूँ, वास्तव में इस देश को राइट ऑफ नो चाहिए था, लेकिन राइट ऑफ नो नहीं मिला, राइट टू इन्फॉर्मेशन मिला। राइट टू इन्फॉर्मेशन भी ये है जो सूचनाएँ धारित है किसी रूप में हो, वो चिप के रूप में हो, वह कंप्यूटर के किसी डाटा के रूप में हो, इलेक्ट्रॉनिक डेटा हो या कहीं भी वो धारित है, किसी रूप में धारित है। वो सारी सूचनाओं की श्रेणी में आपने आती है। देखा राइट टू नो का मतलब दर्शकों के लिए हाँ, बताइए। राइट टू नो सर ये होता है कि किसी भी कार्य की पूरी जानने का मेरा अधिकार है। जैसे कि हमने राइट टू नो ये चाहा कि सरकार ये कहती है कि मुझे ये कार्य करना है, हम इस पे ये व्यय कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। मुझे ये अधिकार है कि उसकी प्रासंगिकता नहीं, क्या है। लेकिन अब आरटीआई में राइट टू नो और राइट टू इन्फॉर्मेशन दोनों में अंतर थोड़ा हम आप एक स्पष्ट सर करें। मुख्य रूप से बता सकते हैं, मुख्य रूप से कहें, राइट टू इन्फॉर्मेशन वही है जो सूचनाएँ ऑलरेडी कहीं कलेक्ट करके धारित है। ठीक, ये मेरा इन्फॉर्मेशन अर्थात जो सूचनाएँ बहुत बहुत धारित अच्छा। है, लेकिन राइट टू नो ये अधिकार जो दिया कुछ देशों ने दिया, राइट टू नो ये है कि शासकीय कार्य जो अभी कर रहे हैं या किसी ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया कि हमें ये चीज़ करनी है, तो ये जनता का अधिकार है क्योंकि पैसा उसका व्यय होना, आप कर रहे हैं, इसके क्या लाभ हैं? आप इसको कैसे करेंगे? मतलब राइट टू नो में औचित्य का सवाल भी पूछ बिल्कुल सर, सकते हैं। उसमें हम राइट टू नो मेरा अधिकार है और होना भी चाहिए। क्योंकि सर अगर आप देखेंगे, लोग कहते हैं कि जनहित है एक व्यक्ति जो एक माचिस खरीदता है, अगर आप देखें तो उसपे भी कुछ पैसे टैक्स के रूप में 25 पैसे देता है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है अगर वो 25 पैसे परिश्रम करके दे रहा है, तो उसका यूटिलाइज़ कैसा हो रहा है? मैं 1 मिनट आधा मिनट लूँगा। अभी हमारे यहाँ जल विभाग के द्वारा सारे पूरे प्रदेश में बहुत अच्छा कार्य है, इसकी सराहना की जल जानी जीवन चाहिए। मिशन। हाँ, उसमें क्या हो रहा है कि पूरे गाँव में घर-घर पानी पहुँचाया जा रहा है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी जो समस्या है, जिसको हम ये कह सकते हैं सर, अगर राइट टू नो होता तो हम इसपे जान सकते थे कि आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो जो पहले से सड़कें बनी हैं, जो सारी हमारी व्यवस्था है, जिसको पूर्ण रूप से तोड़ा जा रहा है, इसका तो इसकी भरपाई कौन करेगा? क्या अब इसकी भरपाई की कोई प्रोफ़ार्मा है? तो हमने देखा कि अपने कई ग्राम में गए सर, जो पहले 15 वर्षों से विकास किया गया, सारी सड़कें तोड़ दी गई। तो सवाल ठीक है, आप एक तरफ तो आप पानी की पहुँचा रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके साथ एक सामंजस्य होना चाहिए था कि मेरी सड़कें जो बनी हुई हैं, उनको सुरक्षित करते हुए कैसे नहीं, पहुँचा जाए। लेकिन जल जीवन मिशन में जो सड़कें तोड़ी जा रही हैं या सड़क के बगल से जो पाइप डाली जा रही है, वो तो ये है कि जब पाइप जो है पड़ जाएगी और नल से जल जो मिलने लगेगा, तो उससे पहले ही कोशिश ये करेंगे कि जल जीवन मिशन में मेरी बात भी हो रही थी, कह रहे थे कि इन सड़कों को हम जैसे पहले थी वैसा हम बनाएंगे। सर लेकिन जो राइट टू नो का मतलब इतना ही है यहाँ पर कि हम ये पूछ तो सकते हैं उनसे कि आखिर जो सड़क तोड़ रहे हैं आप कब तक बनाएंगे। आपके पास क्या इसके लिए रूपरेखा है और हाँ। इसकी क्या सर आप ठीक हो बनाएँगे, लेकिन हमने जो हम्म, देखा हम्म, कि करीब कई ग्राम पंचायतों में हमने देखा भी चूँकि सड़कें तोड़ दी गई और सड़क को पैचिंग भी नहीं किया गया। उसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम क्या होगा सर? कि जो सड़कें बीच से तोड़ दी गई हैं, आने वाले समय में साइड से टूटती चली जाएँगी। इसका सबसे बड़ा एक है कि आप इससे डील करते हैं। हमारे देश में आज भी है, जो भी आप देखें जितने भी हम देख रहे हैं कि सर ये दूरसंचार विभाग के जो भी पाइप डाले जाते हैं, किलोमीटर लंबे-लंबे तक पाइप अंडरग्राउंड करते हैं और ड्रिल करके डाल देते हैं। तो ऐसी व्यवस्थाएँ अपनाई जाती हैं, निश्चित है कि इससे दोनों चीज़ होता, हम सुरक्षित कर सकते थे और होना भी चाहिए। तो अब हम सूचना पर फिर लौटते हैं। तो क्या आप अभी सूचना के बारे में कुछ और बता सकते हैं? बिल्कुल सर, सूचना के बारे में कई जगह कॉम्प्लिकेशन आती है और हमने देखा है कि बहुत से जनसूचना अधिकारी ये कह देते हैं कि ये जैसे सूचना हम सर बताएँ कि सूचना किसी रूप में धारित हो। वह केवल अभिलेख में सूचना पर चर्चा बिल्कुल सर, करेंगे। वो अभिलेख में धारित हो। जन सूचना अधिकारियों के उसकी भूमिका पर हम बाद में चर्चा सर करेंगे। अब सूचना में सर किसी रूप में धारित हो, रूप का तात्पर्य हो गया, वह कागज़ में धारित हो, अभिलेख पे धारित हो, वह कंप्यूटर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डेटा में धारित हो या चिप के एक चीज़ और है जो सबसे बड़ा क्लियर करना चाहते हैं, कि सूचना में एक चीज़ और आती है और हमने देखा प्रदेश में अमूमन कहीं उपयोग नहीं होता है, कि जैसे जो हम सूचना के रूप में जो सड़कें बनाई जाती हैं या जो भी निर्माण किए जाते हैं, वह भी हम साक्ष्य के रूप में उनकी कटिंग को ले सकते हैं क्योंकि वह भी एक सूचना के रूप में अगर हम माना जाए कि जैसे हम कहते हैं साक्ष्य के रूप में धारित है।
कि सैंपल जिसको हम कहते हैं। अब उन किसी को हमने मांगते नहीं देखा है, लेकिन यह भी डेफिनेशन है कि सूचना के साथ-साथ अगर कोई सड़क बनाई गई है या कोई ऐसी चीज़ है जो निर्मित की गई है या वो अपने रूप में है, आप उसको भी ले सकते हैं और इसका डिमांड भी करना चाहिए। और वो जो आपको डिमांड में मिलेगा, वो आप कहीं भी पूरे देश में किसी भी लीगल प्राउस में उपयोग कर सूचना सकते हैं। आज जो पहला एपिसोड है, मुझे लगता है कि इसको यहीं समाप्त करना चाहिए। फिर हम किसी अन्य विषय पर दूसरे एपिसोड में, तीसरे एपिसोड में हम लोग बात करेंगे। देवेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इस बातचीत को हम आगे जारी रखेंगे। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।